नमस्कार, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी ऑडियो बुक और मोटिवेशन की डोज लगातार पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक हमने बिजनेस स्कूल, जिसके लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी, के 3 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 4। इसमें हम अध्याय 7 और 8 को कंप्लीट करेंगे। अध्याय 7, फायदा नंबर 5, आपकी सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस योग्यता विकसित करना। 1974 मेरे जीवन में परिवर्तन का वर्ष था। मुझे यूएस मेरीन कॉर्प्स से छुट्टी दी जा रही थी और मैं असली दुनिया में प्रवेश करने वाला था। मेरी समस्या यह थी कि मैं किस दुनिया में प्रवेश करूं। क्या मैं अपने गरीब डैडी की दुनिया में प्रवेश करूं या ई क्वार्टर का कर्मचारी बन जाऊं, या मैं अपने अमीर डैडी की दुनिया में प्रवेश करूं और बी क्वाड्रेंट की दुनिया में दाखिल हो जाऊं। जैसा पहले ही बताया जा चुका है, मेरे पास 2 प्रोफेशन थे जिनके द्वारा मैं आसानी से ई क्वाड्रेंट में प्रवेश कर सकता था। मैं शिपिंग उद्योग में वापस जा सकता था और शिप ऑफिसर बन सकता था। स्टैंडर्ड ऑयल के लिए ऑयल टैंकर बेच सकता था, या मैं व्यावसायिक एयरलाइन पायलट बन सकता था, जैसे मेरे कई सहपाठियों ने किया। दोनों ही प्रोफेशन आकर्षक थे, परंतु मैं जानता था कि मैं अपनी बची हुई जिंदगी शिप ऑफिसर या पायलट बनकर नहीं गुजारना चाहता था। वे दिन अब गुजर चुके थे। हालांकि इसमें जोखिम ज़्यादा थे और गारंटियां कम थी, परंतु मैं अपने गरीब डैडी के बजाय अपने अमीर डैडी का अनुसरण करने का फैसला किया। 1974 की शुरुआत में मेरीन कॉर्प्स से मुक्त होने से पहले मैं अपने अमीर डैडी के पास गया और उनसे कहा कि मुझे बी क्वाड्रेंट की दुनिया का प्रशिक्षण दें। मुझे अब भी याद है कि मैं वाइकिकी में उनके ऑफिस में गया था और उनसे अपने जीवन के अगले दौर के बारे में सलाह मांगी। मैं 26 साल का था और मैं जानता था कि मुझे उस दुनिया में मार्गदर्शन की ज़रूरत थी जहां बहुत थोड़े लोग गए थे, यानी बी क्वाड्रेंट की दुनिया। मुझे क्या करना चाहिए, मैंने उनसे पूछा। किस तरह के प्रशिक्षण की ज़रूरत है? अपने डेस्क के ऊपर की तरफ देखते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के अमीर डैडी ने कहा, जाओ और सेल्स का कोई काम करो। सेल्स? मैं उस कुत्ते की तरह चिल्लाया जिसे लात मार दी गई हो। मैं बी क्वाड्रेंट में जाना चाहता हूँ, मैं सेल्स में नहीं जाना चाहता। अमीर डैडी जो कर रहे थे उन्होंने वह बंद कर दिया, अपना चश्मा उतारा और अपनी ऊपर उठी हुई आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हें इसके आगे क्या करना चाहिए। मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है कि इसके बाद क्या करना चाहिए। अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो मेरे ऑफिस के बाहर निकल जाओ। परंतु मैं बिजनेस मालिक बनना चाहता हूँ, मैं सेल्समैन नहीं बनना चाहता, मैंने बहस करते हुए कहा। देखो, अमीर डैडी ने कहा, कितनी बार तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि अगर तुम सलाह लेने के लिए आओ तो कम से कम मेरी सलाह सुनने का शिष्टाचार तो तुम में होना चाहिए। अगर तुम मेरी सलाह नहीं सुनना चाहते हो तो फिर सलाह मांगना छोड़ दो, समझे? तो फिर मुझे यह समझाइए, सेल्स ही क्यों? मैंने अधिक विनम्र स्वर में जवाब दिया। मेरे दोनों ही डैडी कठोर थे और मैं जानता था कि अगर मुझे कुछ सीखना है तो सम्मान के साथ सुनना मेरे लिए बेहतर था। मुझे बताइए कि बेचना सीखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बेचने की योग्यता बिजनेस में नंबर 1 योग्यता है। बेचने की योग्यता बिजनेस में नंबर 1 योग्यता है, अमीर डैडी ने कहा। बेचने की योग्यता बी क्वाड्रेंट की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। अगर आप बेच नहीं सकते तो फिर बिजनेस मालिक बनने के बारे में सोचने का कष्ट भी मत उठाओ। नंबर 1 योग्यता, मैंने अमीर डैडी की बात को दोहराते हुए कहा। सबसे अच्छे सेल्समैन सबसे अच्छे लीडर होते हैं, अमीर डैडी ने कहा। प्रेसिडेंट कैनेडी को ही देख लो, वे महानतम वक्ताओं में से एक थे। जब वे बोलते थे तो लोग प्रेरित हो जाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उनमें लोगों की आत्माओं को संबोधित करने की शक्ति थी। आपका मतलब है कि जब आप स्टेज या टेलीविजन पर बोलते हैं तब भी आप बेच रहे होते हैं? मैंने पूछा। बिल्कुल, अमीर डैडी ने कहा। और जब आप लिखते हैं या आमने सामने की चर्चा में बोलते हैं या अपने बच्चे से बात करते हैं या बच्चों से उनके खिलौने उठाने को कहते हैं तो यह सभी चीज़ें बेचने की श्रेणी में आती हैं। आपके हाई स्कूल के टीचर्स हर दिन बेचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने यह काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया, मैंने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा। यही कारण है कि वे महान टीचर्स नहीं बन सके। सभी महान टीचर्स महान सेल्समैन रहे हैं। ईसा मसीह, बुद्ध, मदर टेरेसा, गांधी, मुहम्मद की तरफ देखो, वे सभी महान टीचर्स थे, जिसका अर्थ है कि वे सभी महान सेल्समैन थे। तो मैं बेचने में जितना बेहतर बन जाऊंगा, मैं जिंदगी में उतना ही सफल बन जाऊंगा? मैंने पूछा।
इसे दूसरे तरीके से देखो, अमीर डैडी ने जवाब दिया। उन लोगों को देखो जो जीवन में सबसे कम सफल हैं। वे ऐसे लोग हैं जिनकी बात कोई नहीं सुनना चाहता। क्या कोई भी बेचने में निपुण हो सकता है? मैंने पूछा। बिल्कुल, हम सब पैदाइशी सेल्समैन होते हैं। किसी बच्चे को देखो, अगर उसे भूख लगे और अगर उसकी इच्छा पूरी न हो तो वह क्या करता है? हम सब पैदाइशी सेल्समैन होते हैं। वह रोने लगता है, मैंने जवाब दिया। वह चिल्लाता है, वह बेचना शुरू करता है। सही है, अमीर डैडी ने कहा। क्या तुमने कभी किसी बच्चे को यह बताने की कोशिश की है कि उसे कोई चीज़ नहीं मिल सकती? अगर पिता उसे वह चीज़ नहीं देता जिसकी उसे ज़रूरत है तो वह अपनी माँ के पास जाएगा। अगर माँ भी वह नहीं देती तो उसे चाहिए तो वह फ़ोन कर अपने दादा दादी से बात करेगा। बहरहाल, जब हम बड़े होते हैं तो हम में से कई मैं अपनी हर मन चीज़ हासिल कर सकता हूँ का नज़रिया खो देते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमें चीज़ें मांगना बंद करने के लिए कहा जाता है। हमें कहा जाता है कि हम शिकायत करना बंद कर दें और तंग करना छोड़ दें, इसलिए हम बेचना बंद करना सीख लेते हैं। तो वयस्कों के रूप में हमें दोबारा वह सीखना होता है जो हम पहले जानते थे। मैंने कहा, अगर हम जीवन में जो चाहते हैं उसे पाना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से ऐसा करना होगा, अमीर डैडी ने कहा। जब मैं 30 साल का था तो मैंने महसूस किया कि मैं जीवन की दौड़ में पिछड़ रहा हूँ। मुझ में किसी चीज़ की कमी थी। मैं कड़ी मेहनत कर रहा था परंतु मेरी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे थे। जल्दी ही मैंने महसूस किया कि कड़ी मेहनत और सिर्फ कड़ी मेहनत से काम नहीं चलेगा। मैंने आखिरकार स्वीकार कर लिया कि अगर मैंने खुद को नहीं बदला तो मेरी जिंदगी का प्याला खाली रह जाएगा। इसलिए मैं जानता था कि मुझे खुद को बदलना है। यह मुझे धीमे धीमे समझ आया कि मैं यह नहीं जानता था कि लोगों के साथ संप्रेषण किस तरह किया जाए। मेरे कर्मचारी मेरी बात नहीं सुनते थे। मैं उनसे कुछ करने के लिए कहता था और वे या तो कुछ और कर देते थे या फिर कुछ भी नहीं करते थे। मेरे ग्राहक भी मेरी बात नहीं समझते थे। मैं उन्हें बताता था कि मेरे प्रोडक्ट क्यों बेहतर थे और वे जाकर किसी और के प्रोडक्ट खरीद लेते थे। मुझे अजनबियों के साथ बातचीत करने में संकोच होता था। पार्टियों में मैं बहुत ही बोरिंग व्यक्ति था। जो मैं कहना चाहता था मैं वह नहीं कह पाता था। मेरी संप्रेषण कला खराब थी। मुझे यह जल्दी ही समझ में आ गया कि अगर मैं बिजनेस में सफल होना चाहता हूँ तो मुझे बेचना सीखना होगा। मुझे बेहतर वक्ता बनने की ज़रूरत थी। मुझे अपने खेल से बाहर आने की ज़रूरत थी। मुझे लोगों से डरना बंद करके सीखने की ज़रूरत थी। मुझे वह दोबारा सीखना था जो मैं बचपन में कभी जानता था। अमीर डैडी थोड़ी देर के लिए ठहरे, जैसे उनका मस्तिष्क अतीत की यादों को टटोल रहा हो। आखिरकार उन्होंने ऊपर की ओर तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें याद है कई साल पहले जब तुम और माइक दोनों ही एलिमेंट्री स्कूल में थे तो मैं एक सप्ताह के सेल्स कोर्स के लिए होनोलुलु गया था। मुझे याद है, मैंने कहा। मेरे अमीर डैडी का विचार था कि आप सेलिंग के कोर्स में भाग लेकर मूर्खता का परिचय दे रहे थे। अच्छा, अमीर डैडी ने पूछा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था, कोई आदमी इतना अधिक धन एक ऐसे कोर्स के लिए क्यों खर्च कर रहा है जिसमें उसे कॉलेज का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इस बात पर अमीर डैडी ठहाके मारकर हंसने लगे। मैंने अपने आखिरी $200 उस कोर्स में शामिल होने के लिए लगा दिए थे। बहरहाल, उस कोर्स ने मुझे लाखों करोड़ों डॉलर कमा कर दिए और तुम्हारे डैडी सिर्फ कॉलेज के सर्टिफिकेट की बात सोच रहे थे। बिल्कुल सही, मैंने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा। अलग अलग जीवन मूल्य। मेरे डैडी कॉलेज की ज़्यादा डिग्रियां चाहते हैं और आप ज़्यादा आर्थिक सफलता चाहते हैं। अब भी मुस्कुराए हुए मेरे अमीर डैडी ने अपनी पीली कानूनी तख्ती पर यह शब्द लिख दिए, खरीदो बेचो। इन शब्दों की तरफ इशारा करते हुए अमीर डैडी ने कहा, बिजनेस में यह दो बेहद महत्वपूर्ण शब्द हैं। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में लोग हमेशा बेचने खरीदने के समझौतों के बारे में बातें करते हैं। मार्केट और बिजनेस खरीदारों और विक्रेताओं की बदौलत चलता है। अगर मेरे पास खरीदार न हो तो मैं बिजनेस से बाहर हो जाऊंगा। इसका अर्थ यह है कि मुझे लगातार बेचना जरूरी है। मैं अपने कर्मचारियों व निवेशकों को टीवी या अखबार में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी छवि बेचता हूँ। मैं अपने पत्रों में अपने अकाउंटेंट्स और वकीलों को अपनी छवि बेचता हूँ। सारा दिन मैं बेच रहा हूँ। मुझे अपनी टीम को आगे बढ़ाते रहना है और मुझे यह देखना है कि खुशी खुशी ग्राहक आए और ज़्यादा खुश होकर यहाँ से जाए। इसलिए बेचना किसी से कुछ पैसे झटकने की कोशिश करने से बड़ी चीज़ है। मैं समझ गया, मैंने जवाब दिया। परंतु बेचना सीखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह योग्यता बिग क्वाड्रेंट की नंबर 1 योग्यता क्यों है? बहुत ही बढ़िया सवाल, अमीर डैडी ने कहा। ज़्यादातर लोगों को यह महसूस ही नहीं होता कि आप जितना अधिक बेच सकते हैं आप उतना ही अधिक खरीद सकते हैं। क्या? मैंने पूछा।
मैं इस बात को अधिक स्पष्टता से समझाना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने कोई बहुत महत्वपूर्ण बात सुनी है। मैं जितना अधिक बेच सकता हूँ, मैं उतना ही अधिक खरीद सकता हूँ। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ बेचना होगा। अमीर डैडी ने सिर हिलाया और मुझे इस बारे में सोचने और सीखने दिया। आप सिर्फ उतना ही खरीद सकते हैं जितना आप बेच सकते हैं, अमीर डैडी ने कहा। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ बेचना होगा। इसलिए बेचने की योग्यता नंबर 1 योग्यता है। पहले आपको कुछ बेचना पड़ेगा, तभी आप कुछ खरीद सकते हैं। अगर मैं बेच नहीं सकता तो मैं खरीद भी नहीं सकता, मैंने पूछा। सिर हिलाते हुए अमीर डैडी ने कहा, गरीब लोग इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे बेच नहीं सकते, या फिर उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता। यही गरीब देशों के बारे में सही है। गरीब देश एक ऐसा देश होता है जिसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता, या जो कुछ उसके पास होता है वह उसे बेच नहीं सकता। यही लोगों के बारे में सही है। कई व्यक्ति बहुत योग्य होते हैं, परंतु वे अपने गुणों को बेच नहीं सकते। वह कंपनी जो बेच नहीं सकती बिजनेस से बाहर हो जाएगी, चाहे गोदाम में उसके पास टन्नों सामान भरा पड़ा हो। जब मुझे कोई बिजनेस आर्थिक रूप से संघर्ष करता मिलता है तो ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि उस बिजनेस का लीडर बेच नहीं सकता। वे स्मार्ट हो सकते हैं, परंतु वे खराब संप्रेषक होते हैं। मैं कई मध्यम स्तरीय मैनेजरों से मिला हूँ जो कॉर्पोरेट सीढ़ी पर इसलिए ऊपर नहीं चढ़ पाए क्योंकि वे बेच नहीं सकते थे। आप ऐसे बहुत से अकेले लोगों से मिले होंगे जिन्हें अपने सपनों का पुरुष या महिला न मिल पाया हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे यह बताने में असफल रहे कि वे कितने अच्छे व्यक्ति हैं। आपका अर्थ है कि जब मैं किसी लड़की को डेटिंग पर ले जाता हूं तो आप उसे भी सेलिंग कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सेलिंग, अमीर डैडी ने कहा। दुनिया कई अकेले और गरीब लोगों से भरी हुई है, इसलिए सिर्फ क्योंकि उन्हें यह कभी नहीं सिखाया गया कि किस तरह बेचा जाए, किस तरह संप्रेषण किया जाए, किस तरह रिजेक्शन के डर को जीता जाए, जिस तरह रिजेक्ट कर दिए जाने के बाद फिर से उठ खड़ा हुआ जाए। तो सेलिंग जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, मैंने कहा। बिल्कुल सही। इसलिए मैंने कई साल पहले अपना आखिरी डॉलर उस कोर्स में लगा दिया था जिसने मुझे सिखाया कि बेचा किस तरह जाए। आज मेरे पास तुम्हारे डैडी से अधिक पैसा इसलिए है क्योंकि उनके पास कॉलेज की डिग्रियां ज़्यादा हैं, जबकि मेरे पास सेलिंग की बेहतर योग्यता है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो जाओ और बेचना सीखो और बेचने की अपनी योग्यता सुधारो। बेचने में आप जितने बेहतर होंगे, आप उतने ही ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। अमीर डैडी के बाद मैं यह भी समझाया कि उनका अकाउंटेंट एक स्थायी तनख्वाह के बदले में अपनी प्रोफेशनल योग्यता बेचता है। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति किसी पद के लिए आवेदन देता है तो वह दरअसल अपनी प्रोफेशनल सेवाएं बेच रहा है। फिर उन्होंने आगे कहा, हर आदमी कुछ न कुछ बेच रहा है। जब आप अपने घर जाते हैं तो वहाँ की हर चीज़, स्टोव, रेफ्रिजरेटर, सोफा, टेलीविज़न सेट, बिस्तर, हर चीज़ किसी न किसी ने आपको बेची है। जब आप सड़क पर जाते हैं तो आप जितनी भी चीज़ों को देखते हैं वे भी किसी ने बेची हैं। हर चीज़ जो आपके पास है वह या तो आपको किसी ने बेची है या फिर आपने उसे चुराया है। अगर आपने उसे चुराया है तो मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मैं चोरों के साथ बिजनेस नहीं करता। मैं उन लोगों के साथ बिजनेस करता हूँ जो बेचते हैं। मुझे यह एहसास नहीं था कि बेचना बिजनेस में इतना महत्वपूर्ण था, मैंने कहा। मुझे यह एहसास नहीं था कि अगर मैं अमीर बनना चाहता हूँ तो मुझे यह सीखने की ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरह बेचा जाए। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको यह सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह बेचा जाए, अमीर डैडी ने कहा। असली दुनिया को देखो, जो राजनेता चुनाव जीतते हैं वे महान सेल्समैन होते हैं। सबसे सफल धार्मिक लीडर महान सेल्समैन होते हैं। सर्वश्रेष्ठ टीचर सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन होते हैं। बच्चे जन्मजात महान सेल्समैन होते हैं। मेरी बात तुम्हें समझ में आई? बिल्कुल आई, मैंने कहा, परंतु मैं बेचने के विचार से आतंकित हो जाता हूँ। इस सच्चे वाक्य पर अमीर डैडी ने सहमति से सिर हिलाया और 1 मिनट तक चुप रहकर विचार किया। तुम्हारी ईमानदारी तारीफ के काबिल है, उन्होंने आखिरकार कहा। ज़्यादातर लोग बेचने से घबराते हैं, ज़्यादातर लोग रिजेक्शन से आतंकित रहते हैं, परंतु अपने डर को स्वीकारने के बजाय वे सेल्समैनों के बारे में बुरी बातें करते हैं। जैसे मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं तो एक शिक्षित प्रोफेशनल हूँ। आपका मतलब है कि ज़्यादातर लोग अपने डर के बारे में झूठ बोलते हैं, मैंने कहा। वे यह नाटक करते हैं कि बेचने का काम घटिया स्तर का काम है। बिल्कुल सही। जो लोग बेचने से डरते हैं उनमें से अधिकांश यह बात नहीं मानेंगे, इसलिए वे सेल्स प्रोफेशन का या तो उन लोगों का तिरस्कार करते हैं जो बेचते हैं, अमीर डैडी ने कहा, और जो लोग ऐसा करते हैं वे अक्सर गरीब लोग होते हैं। जीवन में 1 या 2 क्षेत्रों में वे गरीब होते हैं। अक्सर वे व्यक्तिगत सफलता के किसी क्षेत्र में या प्रेम में गरीब होते हैं।
अधिकांश लोग जो बेच नहीं सकते ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने साधनों से नीचे रहना पड़ता है। सस्ते सामानों की सेल में सामान खरीदना पड़ता है और सिर्फ इसलिए कंजूसी में रहना पड़ता है क्योंकि वे बेचने से डरते हैं। उनके डर और बेचने की उनकी अयोग्यता की वजह से वे गरीब बने रहते हैं। परंतु क्या ज़्यादातर लोग रिजेक्शन से नहीं डरते? मैंने पूछा। अपने डर से हारकर जीवन बिताने के बजाय यहाँ लोग अपने डरों को जीतना सीखते हैं। हाँ बिल्कुल, अमीर डैडी ने कहा। इसलिए सफल लोग अपने डर को जीतना सीख जाते हैं और वे अपने डर को खुद के जीवन पर हावी नहीं होने देते। इसलिए मैं सेल्स कोर्स करने के लिए अपने आखिरी डॉलर लेकर होनोलुलु गया था। इसके अलावा मैं तुम्हें वही सलाह दे रहा हूँ जो मैंने खुद को दी थी। मेरी सलाह है कि जाओ और बेचना सीखो। मैं इसे दोबारा कहूँगा, जब कोई गरीब, असफल या अकेला होता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह कुछ न कुछ बेचने में असफल हो गया है। अगर आप अपनी मनचाही चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ बेचना होगा। तो मैं अपनी मनचाही कोई भी चीज़ खरीद सकता हूँ बेशर्त मैं बेच सकूँ? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने सिर हिलाया। इसलिए सेलिंग तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। क्या तुम यह सीखने के लिए तैयार हो और कि किस तरह बेचा जाता है? मेरी सेल्स शिक्षा शुरू हुई। उस चर्चा के बाद मैंने अपने अमीर डैडी की सलाह मानी और मैंने जल्दी ही IBM और जेरोक्स दोनों ही कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन दे दिया। मैंने इन दोनों कंपनियों में इनकी भुगतान योजना की वजह से आवेदन नहीं दिया था, बल्कि इनकी सेल्स ट्रेनिंग की वजह से दिया था। कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी अपने लोगों के लिए उत्कृष्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम उपलब्ध कराती हैं। मेरे लिए बेचना सीखना, रिजेक्शन के अपने डर को जीतना सीखना और अपनी बात को सामने वाले के दिल तक पहुंचाना सीखना वह सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है जो मुझे कभी मिली थी। बेचना सीखने से मेरी जिंदगी बदल गई। बेचना सीखने से मेरा भविष्य बदल गया। अपने अंदर से विजेता को बाहर निकालना। सेल्स ट्रेनिंग में बेचना सीखने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिली हैं। जब मैंने पहली बार जेरोक्स के साथ शुरुआत की तो मैं बहुत ही संकोची था। हालांकि मुझे जेरोक्स में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी, परंतु मेरे डर अब भी मुझे दरवाज़ा खटखटाने या फ़ोन पर कॉल करने से रोक रहे थे। मुझे आज भी यही डर सताते हैं। फ़र्क यह है कि मैंने आखिरकार अपने डर को जीतकर आत्मविश्वास हासिल कर लिया और फ़ोन कॉल करने या दरवाज़ा खटखटाने का साहस जुटा लिया। अगर मैंने अपने व्यक्तिगत डरों को जीतना नहीं सीखा होता तो मेरे अंदर का पराजित आदमी जीत गया होता। अमीर डैडी अक्सर कहते हैं, हम में से हर एक के भीतर एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी छुपा हुआ है। हम में से हर एक के भीतर एक विजेता और एक पराजित आदमी भी छुपा हुआ है। हर बार जब हम अपने डरों, अपनी शंकाओं और अपने आत्मविश्वास के अभाव को जीतने देते हैं तो हमारे अंदर का पराजित आदमी जीत जाता है। बेचना सीखना अपने अंदर के इस पराजित आदमी को जीतना है। बेचना सीखना अपने अंदर के विजेता को बाहर निकालना भी है। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ एक बढ़िया बात यह है कि यह आपको अपने डरों का सामना करने, अपने डरों से निपटने, अपने डरों को पराजित करने का अवसर प्रदान करती है और यह आपके अंदर के विजेता को जीतने का मौका देती है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की एक बढ़िया बात यह है कि जब आप सीखते हैं तो संगठन के लीडर्स में आपको साथ काम करने का धैर्य होता है। बिजनेस की असली दुनिया में अगर आप 3 से 6 महीने में नहीं बेच पाएंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। जेरोक्स थोड़ा ज़्यादा उदार है। उन्होंने मुझे सीखने के लिए 1 साल दिया और 1 साल प्रोबेशन पर दिया। अगर मुझे 2 साल का समय नहीं मिला होता तो मैं जानता हूँ कि मुझे बाहर निकाल कर दिया जाता। आखिरकार बाहर निकाले जाने से ठीक पहले मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। मेरी सेल्स सुधर गई और 2 साल बाद मैं अपने ऑफिस में लगातार नंबर 1 या नंबर 2 पर रहने लगा। मेरी तनख्वाह से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेरा आत्मविश्वास, स्वाभिमान बढ़ गया। अपने आत्मविश्वास और आत्म स्वाभिमान को दोबारा हासिल करने मेरे लिए अमूल्य साबित हुआ और इसने लाखों डॉलर कमाने में मेरी मदद की। इसके लिए मैं हमेशा जेरोक्स कॉरपोरेशन और उनके स्टाफ का आभारी रहूंगा जिन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे बेचा जाए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह मेरे अंदर के राक्षसों, शंका और डर को जीता जाए। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग की प्रबल अनुशंसा करता हूँ क्योंकि यह उद्योग आपके आत्मविश्वास को प्रबल करने का वही अवसर प्रदान करता है जो जेरोक्स कॉरपोरेशन ने मुझे प्रदान किया था। सेल्स ट्रेनिंग ने मेरे सपनों की राजकुमारी से मिलने में मेरी मदद की। विषय से हटकर मैं यह कहना चाहूँगा कि मेरी सेल्स योग्यताओं के बिना और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण अपने आत्मविश्वास के बिना मुझे संदेह है कि मैं कभी अपने सपनों की राजकुमारी से मिल पाया होता और उससे मेरी शादी हुई होती। जब मैं पहली बार अपनी पत्नी किम से मिला तो मैंने सोचा कि वह दुनिया की सबसे सुंदर महिला है।
आज मैं उसे पहले से भी ज़्यादा सुंदर मानता हूँ, क्योंकि वह बाहर से जितनी सुंदर है, अंदर से वह उससे भी ज़्यादा सुंदर है। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं अवाक रह गया। मुझे उसके पास जाने में डर लग रहा था। बहरहाल अपने डरों को जीतने की मेरी सेल्स ट्रेनिंग यहाँ पर मेरे काम आई। कमरे के पीछे छुपने, अपने चेहरे को टेबल में छुपाने, उसकी तरफ दूर से ताकने और उससे बात करने के डर के बजाय जो मैं पहले किया करता था जब भी मैं किसी महिला के प्रति आकर्षित होता था, मैं हिम्मत से आगे बढ़ा और मैंने कहा, हाय, मेरी सेल्स ट्रेनिंग अब काम आ रही है। किम पलटी और उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी और मुझे उससे प्रेम हो गया। वह दोस्ताना थी, आकर्षक थी और हम किसी भी विषय पर बात कर सकते थे। हमारी पटरी बैठ गई थी। वह मेरे सपने में सीधे जमीन पर उतर कर आई थी। बहरहाल जब मैंने उससे डेटिंग पर चलने के लिए कहा तो उसने कहा नहीं। एक अच्छा सेल्समैन होने के नाते मैंने उसे बार बार डेटिंग के बारे में पूछा, परंतु हर बार उसने कहा नहीं। हालांकि मेरे आत्मविश्वास को चोट पहुंची और मेरे पुरुष अहम को धक्का लगा। मैंने उससे दोबारा पूछा, एक बार फिर जवाब मिला नहीं। यह सिलसिला 6 महीने तक चलता रहा। 6 महीने तक उसने कहा नहीं। अगर मैंने अपने बारे में शंकाओं को नहीं जीता होता तो मैं उससे 6 महीनों तक लगातार नहीं पूछता। मैं अंदर से लहूलुहान था। हर बार जब वह नहीं कहती थी तो मैं अपनी आहत अहम को सहलाने के लिए अपने दड़बे में छुप जाता था। 6 महीने तक रिजेक्ट होने के बाद मेरा नाजुक पुरुष अहम पूरी तरह पिचक गया था, परंतु मैं फिर भी लगातार पूछता रहा। आखिरकार एक दिन उसने कहा हाँ, और हम तब से एक साथ हैं। जब हम डेटिंग कर रहे थे तो मेरे कई पुरुष मित्र मुझसे कहते रहे, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह तुम्हारे साथ डेटिंग पर जा रही है। वह एक लोमड़ी है और तुम एक डॉग की तरह हो। तुम लोगों का जोड़ी सुंदरी और जानवर का जोड़ा लगता है। चुपचाप मैं अपने अमीर डैडी को यह कहते हुए सुन सकता था, बेचना सेल्स मैन में सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। यह जीवन में आपकी सबसे महत्वपूर्ण योग्यता भी है। आप रिटायर यंग एंड रिटायर रिच पुस्तक के पीछे मेरी और किम की तस्वीर देख सकते हैं। यह फिजी में एक टाबू पर घोड़े की पीठ पर ली गई तस्वीर है। हम दोनों इस कान से उस कान तक चौड़ी मुस्कान लिए हुए हैं, क्योंकि उस दिन हम आर्थिक रूप से आज़ाद होने का जश्न मना रहे थे। अपने दिल में मैं जानता हूँ कि मैं जीवन में किम के बिना सफल नहीं हो पाया होता। वह मेरे सपनों की राजकुमारी है और उसने मेरे जीवन को पूर्ण बनाया है। 2003 में मैं इस साल हम अपनी शादी की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। रिजेक्शन पर एक शब्द। कुछ दिन पहले मैंने रेडियो पर एक विज्ञापन सुना। यह एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, इसमें बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने आप से पूछा, कौन व्यक्ति इस तरह के काम या बिजनेस की तरफ आकर्षित होगा जिसमें बेचने की कोई ज़रूरत न हो। इस बारे में सोचने पर मुझे यह एहसास हुआ कि ज़्यादातर लोग उस काम की तरफ आकर्षित होते हैं जिसमें बेचना न पड़े। हालांकि हम सभी कुछ न कुछ बेचते हैं। मैंने इस बारे में जितना अधिक सोचा, मुझे उतना ही एहसास हुआ कि ज़्यादातर लोग बेचने के खिलाफ नहीं हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ रिजेक्शन को नापसंद करते हैं। मैं जानता हूं कि मैं इसे नापसंद करता हूं। मुझे रिजेक्ट किए जाने से नफरत है। चूँकि ज़्यादातर लोग रिजेक्शन से नफरत करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस विचार को जोड़ दूँ जो रिजेक्शन शब्द पर एक अलग दृष्टिकोण होगा। 20 साल पहले जब मैं जेरोक्स कंपनी का संघर्षरत सेल्स प्रतिनिधि था तो मैं अपने अमीर डैडी के पास गया और उन्होंने बताया कि मैं रिजेक्शन से नफरत करता था। मैंने कहा, मैं रिजेक्शन से जितनी नफरत करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं उससे डरता हूँ। मैं अपने आप को हर उस स्थिति से बचाने की कोशिश करता हूँ जिसे रिजेक्शन का खतरा हो। मैं कई बार सोचता हूँ कि रिजेक्शन होने से बेहतर है मर जाना। हर बार जब मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ और सेक्रेटरी कहती है हमारे पास पहले से ही कोपीरियर है या हमें नए कोपीरियर में कोई दिलचस्पी नहीं है, खासकर जेरोक्स के कोपीरियर में, या बॉस सेल्समैनों से चर्चा नहीं करते, या हमें आपका प्रस्ताव पसंद आया परंतु हम आपकी प्रतियोगी कंपनी IBM का कोपीरियर खरीदने वाले हैं। ऐसे समय मेरी इच्छा होती थी कि जमीन के अंदर किसी बिल में घुस जाऊं और अपने आप को दफन कर लूं। मैं रिजेक्ट होने के बारे में जितना सोचता रहा, सेलिंग छोड़ने और भाग जाने की मेरी उतनी ही ज़्यादा इच्छा होने लगी। मैं रिजेक्शन से जितना ज़्यादा दूर भागता था, जेरोक्स में मेरा बॉस उतनी ज़्यादा बार कहता था कि वह मुझे नौकरी से निकालने वाला है। रिजेक्शन बराबर सफलता। मेरे लिए रिजेक्शन का मेरा डर था आत्म स्वाभिमान में आत्मविश्वास की मेरी कमी मेरा जीवन बर्बाद कर रही थी। ऊपर से तो मैं आत्मविश्वासी और बहिर्मुखी दिखता था, बाहर से तो मैं US में
मेरिन का जॉन वेन नजर आता था, परंतु सच कहा जाए तो मैं भीतर से मैं पी.वी. हरमैन था। मेरी जिंदगी के इस कष्टकारी समय में जब मुझे नौकरी से बस निकाला ही जाने वाला था, अमीर डैडी ने मुझे कुछ ज्ञान के मोती प्रदान किए जो उनके द्वारा कहे गए सर्वश्रेष्ठ शब्द थे। जिस दिन मुझे जेरोक्स में मेरे सेल्स मैनेजर ने प्रोबेशन पर रखा, उस दिन अमीर डैडी ने मुझसे कहा, दुनिया में सबसे सफल लोग दुनिया में सबसे रिजेक्टेड लोग भी होते हैं। क्या? मैंने दोबारा पूछा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि मैंने उनकी बातें ठीक तरह से सुनी हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग सबसे रिजेक्टेड लोग होते हैं। तुमने ठीक सुना, अमीर डैडी ने कहा, और दूसरी तरफ जिन लोगों को सबसे कम रिजेक्ट किया जाता है वे सबसे कम सफल होते हैं। तो अगर मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ तो मुझे ज़्यादा रिजेक्ट होना चाहिए। मैंने कहा, तुम मेरा मतलब समझ गए? अमीर डैडी मुस्कुराई। मैं नहीं समझ पाया, कृपया समझाकर कहिए, मैंने पूछा। अमेरिका के प्रेसिडेंट को ही देख लो। 49% मतदाताओं यानी करोड़ों लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिए। उन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। क्या तुम्हें कभी करोड़ों लोगों ने रिजेक्ट किया है? नहीं, मैंने कहा। ठीक है, जब ऐसा होगा तब तुम प्रसिद्ध और सफल बन जाओगे, परंतु उन्हें करोड़ों लोगों ने स्वीकार भी तो किया है। मैंने कहा, यह सच है, अमीर डैडी ने कहा, परंतु अगर वे रिजेक्शन से डर जाते तो क्या वे कभी अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते थे? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं जानता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो उन्हें रिजेक्ट ही नहीं करते बल्कि इससे ज़्यादा बुरी निगाह से देखते हैं। कई लोग उनसे नफरत करते हैं, उनके चारों तरफ सुरक्षा गार्ड रहते हैं क्योंकि कई लोग उन्हें मारना चाहते हैं। मैं नहीं सोचता कि मैं उस तरह के दबाव को झेल सकता हूँ, और शायद इसलिए तुम उस तरह की सफलता हासिल नहीं कर सकते हो जो तुम चाहते हो या जिसे तुम पाने में बहुत सक्षम हो। मुद्दे की बात यह है कि कोई भी रिजेक्ट होना पसंद नहीं करता, परंतु सबक यह है कि जो लोग रिजेक्शन में भाग रहे हैं वे इस धरती पर सबसे कम सफल लोग हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे अच्छे लोग नहीं हैं, इसका सिर्फ यह अर्थ है कि वे लोग उतने सफल नहीं हैं जितने कि वे लोग जिन्हें बहुत बार रिजेक्ट किया जाता है, वे लोग जो रिजेक्शन से भागते नहीं हैं। इसलिए अगर मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं तो मुझे अधिक से अधिक रिजेक्ट होने का खतरा उठाना चाहिए। बिल्कुल सही, अमीर डैडी ने कहा। पोप की तरफ देखो, वे एक महान व्यक्ति हैं, महान धार्मिक लीडर हैं, फिर भी उन्हें इतना अधिक रिजेक्ट किया जाता है। करोड़ों लोग उनकी बातों या उनके सिद्धांतों को पसंद नहीं करते। इसका अर्थ है कि दपू व्यक्ति की तरह काम करने और सेल्स मैनेजर द्वारा नौकरी से निकाले जाने के बजाय मुझे बाहर जाना चाहिए और रिजेक्ट होना शुरू कर देना चाहिए। बहरहाल, अगर तुम रिजेक्ट होना शुरू नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मूर्खता मत करो, दुनिया में भागते मत फिरो और अपने चेहरे को जिंदगी की दीवारों से छुपाते मत फिरो। हाँ, तुम्हें रिजेक्ट होने का जोखिम लेना चाहिए, परंतु तुम्हें अपने रिजेक्शन से सीखना भी चाहिए, और यही सुधार का अर्थ है। रिजेक्शन और सुधार, मैंने कहा। सिर हिलाते हुए अमीर डैडी ने वह फॉर्मूला लिख दिया जो उन्होंने वर्षों पहले होनोलुलु में अपनी सेल्स ट्रेनिंग से सीखा था, वह ट्रेनिंग जिसके लिए उन्होंने $200 खर्च किए थे। रिजेक्शन और सुधार बराबर शिक्षा और प्रगति। मैंने इस फॉर्मूले का कई वर्षों तक अनुसरण किया है। हर बार जब भी मुझे रिजेक्ट किया जाता है मैं खुद से पूछता हूँ, मैंने क्या गलती की है, मैं इससे बेहतर क्या कर सकता हूँ। अगर मैं किसी अच्छे जवाब को नहीं ढूंढ पाता तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति से उस सेल्स कॉल के बारे में बात करता हूँ और उस घटना पर दोबारा विचार करता हूँ, शायद रोल प्ले करता हूँ, स्थिति को दोहराता हूँ जहाँ मेरे मित्र खरीदार बन जाते हैं और मैं विक्रेता। मुद्दे की बात यह है कि मैं रिजेक्ट करने वाले व्यक्ति को मूर्ख, बदमाश, घटिया आदमी या पराजित व्यक्ति नहीं कहता। मैं इस तरह की मूर्खता नहीं करता और मानसिक रूप से उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे सीखने, सुधार करने और खुद को सुधारने का मौका दिया। मैं खुद से पूछता हूँ, अगली बार मैं किस तरह से इस स्थिति का बेहतर और अलग तरीके से सामना कर सकता हूँ, और यह आपको जीवन में शिक्षा और प्रगति की ओर ले जाता है। मैंने कहा, मेरे विचार से यह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता का फॉर्मूला है। अमीर डैडी ने कहा, परंतु अगर मैं रिजेक्शन से बचता हूँ तो यह प्रक्रिया कभी शुरू नहीं होगी। मैंने पूछा, रिजेक्शन शिक्षा की शुरुआत है। सहमति से सिर हिलाते हुए अमीर डैडी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अब जाकर तुम समझे हो। इसी कारण से जो लोग रिजेक्शन से बचते हैं वे लंबे समय में जीवन में कम सफल होते हैं, और जो लोग रिजेक्शन का सामना करते हैं वे जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं। ज़्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हैं क्योंकि वे पर्याप्त रिजेक्ट नहीं होते। मैं रिजेक्ट होने का जितना ज़्यादा जोखिम उठाऊंगा
स्वीकार किए जाने के मेरे अवसर उतने ही बेहतर हो जाएंगे। मैं समझ गया। मैंने अम्मी डैडी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा। कुछ दिनों बाद मैंने एक नॉन प्रॉफिट चैरिटी डायलिंग संस्था के लिए फ़ोन करने का काम ले लिया। मैं यह काम पैसे के लिए नहीं कर रहा था, मैं इसे इसलिए कर रहा था ताकि मैं एक अच्छे काम में मदद कर सकूं और पर्याप्त रिजेक्ट हो सकूं। मैंने महसूस किया कि जेरोक्स के लिए काम करने में मैं हर दिन बहुत कम बार रिजेक्ट हो रहा था। रात को डॉलर्स के लिए डायल करके मैं अपने रिजेक्शंस की संख्या बढ़ा रहा था। मैं जानता था कि मैं जितना ज़्यादा रिजेक्ट होऊंगा उतना ही मुझ में सुधार होगा। मुझ में जितना ज़्यादा सुधार होगा मैं उतना ही ज़्यादा शिक्षित बनूंगा, और मैं जितना ज़्यादा शिक्षित बनूंगा मैं उतना ही सफल बनूंगा। जेरोक्स में काम करने के बाद हर सप्ताह 3 रात मैं इस चैरिटी के ऑफिस में काम करता था। 1 साल तक मैंने मुफ्त में डॉलर्स के लिए नंबर डायल किया। उस साल के शुरू में मुझे जेरोक्स से बस निकाला ही जाने वाला था, और उसके 2 साल बाद मैं उनका नंबर 1 सेल्समैन बन गया। एक बार मैंने जेरोक्स में सेल्स सफलता हासिल कर ली तो फिर मैंने इस्तीफा दे दिया और अपने पार्ट टाइम नॉयलॉन व वेलक्रो सर्फर वॉलेट बिजनेस को फुल टाइम बिजनेस बना लिया। मैं वीक क्वाड्रेंट में अपनी यात्रा शुरू कर रहा था। मैंने यह सबक सीख लिया था कि मैं रिजेक्ट होने का जितना ज़्यादा जोखिम उठाऊंगा, स्वीकार किए जाने के मेरे अवसर उतने ही बेहतर हो जाएंगे। 98% रिजेक्शन के विषय से आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि इस विषय पर आपको असली जीवन की कुछ सच्चाई बता दूं। जब मैं अस्थायी तौर पर बिजनेस स्कूल में था तो एक प्रोफेसर ने कहा था, बिजनेस में सफल होने के लिए आपको कम से कम 51% बार सही होने की जरूरत है। मेरे विचार से यह गलत जानकारी है। वास्तव में इंसान सफलता के इससे बहुत कम प्रतिशत के साथ बहुत सफल हो सकता है। उदाहरण के तौर पर डायरेक्ट मेल बिजनेस में अगर कोई कंपनी 10 लाख मेल भेजती है और उससे 2% जवाब मिलते हैं तो इसे अक्सर बहुत सफल प्रदर्शन समझा जाता है। इसका दरअसल यह अर्थ है कि 98% लोगों ने कहा नहीं, 98% ने मेल को रिजेक्ट कर दिया और इसके बावजूद इसे सफल माना जाता है। दरअसल ज़्यादातर मास मार्केट अभियानों में 98% रिजेक्शन सफलता की निशानी माना जाएगा। इसमें आपके लिए है सबक है, अगर आप जीवन में अधिक सफल बनना चाहते हैं तो सिर्फ अधिक रिजेक्शन की तलाश करें और फिर अपने आप में सुधार करें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ बढ़िया बात यह है कि लीडर्स आपको बाहर जाने और कुछ रिजेक्शन हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्या अवसर है? अगर आप सचमुच जीवन में ज़्यादा बड़ी सफलता की इच्छा रखते हैं तो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हो जाए और रिजेक्शन के अपने डर को जीतना सीख लें। अगर आप इसे करने में 5 साल लगाएंगे तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपकी बची हुई जिंदगी बहुत अधिक सफल होगी। कम से कम मेरे साथ ऐसा हुआ था। दरअसल मैं रिजेक्शन के अधिक से अधिक अवसर लगातार तलाशता रहता हूँ, इसलिए मैंने सार्वजनिक वक्ता होना सीखा और मैं अपने इन्फॉर्मेशियल के साथ टेलीविज़न पर भी इसलिए आता हूँ। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा अमीर बनता जा रहा हूँ। शिक्षा बनाम सेलिंग। जेरोक्स ने मेरे सामने जो चुनौतियां रखी, नेटवर्क मार्केटिंग में उनसे बड़ी चुनौतियां मिलती हैं। मैं यह इस कारण से कह रहा हूं क्योंकि जेरोक्स में मुझे सिर्फ बेचना सीखना है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको न सिर्फ बेचना सीखना है बल्कि आपको यह भी सीखना है कि दूसरों को बेचना कैसे सिखाया जाए। अगर आप बेच सकते हैं परंतु आप दूसरों को बेचना नहीं सिखा सकते तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते। इसका अर्थ है कि नेटवर्क मार्केटिंग की खासियत यह है कि अगर आपको सफल होना है तो आपको बहुत बढ़िया टीचर भी होना चाहिए। अगर आपको दूसरों को सिखाना अच्छा लगता है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी प्रगति कर पाएंगे। व्यक्तिगत रूप से सिखाना सिर्फ बेचने से अधिक लाभदायक है। मेरी राय में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बढ़िया बात यह है कि यह बिजनेस आपको सिर्फ सेल्समैन बनने का प्रशिक्षण नहीं देता बल्कि आपको टीचर बनने का प्रशिक्षण भी देता है। अगर आप सीखना और सिखाना पसंद करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके शामिल होने के लिए बहुत बढ़िया बिजनेस है। इसलिए मैंने इस पुस्तक का शीर्षक बिजनेस स्कूल उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं रखा है। सेल्स मैनेजर बेचते नहीं, वे सिखाते हैं। जब मैं विभिन्न नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों पर अपनी मार्केट रिसर्च कर रहा था तो मैंने कई सफल लोगों को पाया जो कड़ी मेहनत कर रहे थे और बेच सकते थे, परंतु वे अपने बिजनेस में उतने सफल नहीं थे। उनके सफल न होने का कारण यह था कि वे उन लोगों के लिए बेच रहे थे जो खुद नहीं बेच पाते हैं।
उदाहरण के तौर पर मैं इस मीटिंग में गया जहां एक नए बिजनेस मालिक ने अपने कुछ दोस्तों और परिवार के सदस्यों को बिजनेस अवसर के बारे में जानने के लिए बुलाया था। जब मैं प्रस्तुति को सुनने के लिए कमरे में बैठा तो मैंने यह देखा कि नए बिजनेस मालिक के अपलाइन स्पॉन्सर ने ही पूरी प्रस्तुति दी। नए बिजनेस मालिक ने कुछ नहीं कहा। मीटिंग के बाद मैंने नए बिजनेस मालिक से पूछा कि क्या उसका अपलाइन लीडर उसे सेलिंग के गुर सिखाने के लिए समय देता है। उसने कहा, नहीं, मेरा अपलाइन बस हमसे यह चाहता है कि हम लोगों को मीटिंग में बुला ले। वह अकेला व्यक्ति है जो सेलिंग करता है क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन है। वहीं पर मैं समझ गया कि इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के शिक्षा तंत्र में दोष है। पहली बात तो यह है कि ट्रेनिंग एक मजाक थी। इस कंपनी की एक रीडिंग लिस्ट थी, परंतु मैं किसी ने भी कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी थी। दूसरी बात यह सिर्फ इतनी चाहती थी कि बिजनेस शुरू करने वाले लोग अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को बुला ले ताकि बेहतर सेल्समैन उन्हें बेच सके। यह बिजनेस स्कूल नहीं था, यह तो सेल्स स्कूल था। जब मैं जेरोक्स में था तो मेरे सेल्स मैनेजर चार्ली रॉबिन्स मेरे द्वारा देखे गए सबसे अच्छे टीचर्स में से एक थे। मैं अपॉइंटमेंट लेता था और चार्ली मेरे साथ सेल्स कॉल पर चल देता था। कॉल के दौरान वह मुझे कम बोलता था। कॉल के बाद हम उसके ऑफिस में जाते थे और सेल प्रस्तुति का विश्लेषण करते थे। मेरे कमजोर और सशक्त बिंदुओं पर हम चर्चा करते थे। सुधारों और सबक सीखने के बाद चार्ली कई सेल्स ट्रेनिंग ड्रिल और अभ्यास करवाता था ताकि मेरी सेल्स योग्यताएं विकसित हो सके, खासकर रिजेक्शन को जीतने की योग्यता। इस तरह से मैं सेल्समैन बना। मैं एक सफल सेल्समैन इसलिए बन सका क्योंकि मेरे पास एक बहुत बढ़िया टीचर था। हालांकि वह खुद एक महान सेल्समैन है, परंतु एक बार सेल्स मैनेजर बनने के बाद वह चार्ली को टीचर बनना पड़ा और वह एक महान टीचर था। इसलिए वह मेरी अधिकांश सेल्स कॉल्स में चुपचाप बैठा रहता था। कभी कभार वह मुझे बताता था कि क्या करना चाहिए, परंतु ज़्यादातर समय वह चुपचाप बैठा रहता था और मुझे अपनी गलतियां करने देता था। संदेह यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपको चार्ली रॉबिन्स की तरह होना चाहिए, महान सेल्समैन और महान टीचर। एक बार आप ऐसा करना सीख ले तो यह बिजनेस आपके सपनों को सच कर देगा। सेल्स डॉग्स। ब्लेयर सिंगर रिच डैड के सलाहकार और सेल्स डॉग के लेखक हैं और 20 वर्ष से मेरे प्रिय मित्र हैं। वह और मैं सेलिंग बिजनेस में रहे हैं। हम दोनों ने हवाई में जूनियर सेल्स प्रतिनिधि के रूप में शुरुआत की। वह बेरोज कॉरपोरेशन में चला गया जिसे आज यूनिसिस के नाम से जाना जाता था और मैं जेरोक्स कॉरपोरेशन में आ गया। हम कॉरपोरेट सेल्स ट्रेनिंग की दुनिया से गुजरे। ब्लेयर और मैंने एक चीज़ देखी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मालिक बेचना तो सीख सकते हैं, परंतु वे इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे महान सेल्स मैनेजर बनने में असफल हो जाते हैं। कॉरपोरेट अमेरिका की दुनिया में सेल्स मैनेजर्स टीचर होते हैं, वे सिर्फ सेल्समैन नहीं होते। अपनी पुस्तक सेल्स डॉग में ब्लेयर किसी सेल्स संगठन में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के सेल्समैनों की चर्चा करते हैं और यह कहते हैं कि हर डॉग को अलग तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ब्लेयर कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ न केवल अपने आप को यह सीखना है कि बेचा किस तरह जाए, बल्कि आपको यह भी सिखाना है कि किस तरह दूसरों को बेचना सिखाया जाए। अगर आप दूसरों को बेचना नहीं सिखा पाते तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। क्रेडिट कार्ड ऋण। बहुत सारे लोग आज क्रेडिट कार्ड ऋण में फंसे हुए हैं और इसका एक कारण यह है कि वे बेच नहीं सकते। जब लोग उधार पर चीज़ें खरीदते हैं तो दरअसल वे अपने भविष्य को बेच रहे हैं, अपने भविष्य के श्रम को बेच रहे हैं। कई मामलों में जब क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है तो लोग आज कुछ खरीदने के लिए अपने आप को आने वाले कल को बेच देते हैं। ज़्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड ऋण में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा खरीदार बनना तो सिखाया गया है, परंतु अच्छा बेचने वाला बनना नहीं सिखाया गया। अपने आने वाले कल को बेचने के बजाय मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में शामिल होने की सलाह दूंगा ताकि आप यह सीख सकें कि किस तरह बेचा जाए। अगर आप बेचना सीख लेते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाना सीख लेते हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके जो चाहे खरीद सकते हैं और क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान हर महीने के आखिर में कर सकते हैं। मेरे लिए यह अपने कल को बेचने से ज़्यादा समझदारी का सौदा है। आप और मैं जानते हैं कि जब आप अपने आने वाले कल को बेच देते हैं तो आपके पास बहुत सुनहरा भविष्य नहीं रह जाता। संक्षेप में, बेचने की योग्यता हर एक के लिए बेहद महत्वपूर्ण जीवन योग्यता है, यहाँ तक कि मेरी बिल्ली भी बेचती है। दरअसल मेरी बिल्ली अधिकांश लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह बेच लेती है। हर सुबह अगर मैं उसे भूख लगने पर कुछ खाने को नहीं देता हूँ तो मेरी बिल्ली मुझे बताती है कि वह क्या चाहती है और कब चाहती है। इंसानों को इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती।
नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपकी प्राकृतिक योग्यता को एक बार फिर वापस लौटा सकता है ताकि आप जीवन में जो चाहे हासिल कर सके, और यह आपको सिखा सकता है कि किस तरह बेचा जाए, और आपको यह भी सिखा सकता है कि दूसरों को बेचने का तरीका कैसे सिखाया जाए। अगला फायदा। अगले अध्याय में हम इस विषय पर बात करेंगे कि किस तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लीडरशिप योग्यताएं विकसित करने में आपकी मदद करता है। मेरे अमीर डैडी ने कहा था, बी क्वार्टर में लीडरशिप योग्यता वैकल्पिक नहीं होती। अध्याय 8, फायदा नंबर 6, लीडरशिप। मेरे अमीर डैडी और गरीब डैडी दोनों ही बहुत अच्छे लीडर थे। मेरे असली डैडी हवाई राज्य के शिक्षा प्रमुख थे। वे एक अच्छे वक्ता थे और अपने राज्य में बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए मेहनत से काम करते थे। मेरे अमीर डैडी भी बहुत अच्छे लीडर थे। वे अपने कर्मचारियों और निवेशकों को प्रेरित करते थे ताकि उनकी मदद से वे एक बड़ा बिजनेस साम्राज्य बना सके। जब मैं वियतनाम से लौटा तो मेरे अमीर डैडी ने मुझे एक बार फिर याद दिलाया कि लीडरशिप की योग्यता विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, लीडर्स वह काम करते हैं जिसे करने से अधिकांश लोग डरते हैं। शायद यही कारण है कि बी क्वाड्रेंट में इतने कम लीडर्स होते हैं। इस अध्याय में मैं लीडरशिप योग्यताओं के उन जीवन मूल्यों की चर्चा करूंगा जिनकी आवश्यकता नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विकसित करने वाले व्यक्ति को होती है। मेरे अमीर डैडी ने मुझे मेरिन कॉपर्स और वियतनाम भेजने के लिए प्रोत्साहित किया था। उसके पीछे एक कारण मेरी लीडरशिप की योग्यताओं को विकसित करना भी था। वियतनाम में मैंने पाया कि महान लीडर्स कठोर व्यक्ति नहीं होते जो चीखते चिल्लाते हैं या शारीरिक रूप से सजा देते हैं। युद्ध के मैदान में मैंने पाया कि महान लीडर्स अक्सर शांत और साहसी होते हैं और वे जब बोलते हैं तो हमारी आत्माओं को संबोधित करते हैं। किसी नेटवर्क बिजनेस का एक बड़ा लाभ यह है कि यह अपने लीडर्स में इसी तरह की लीडरशिप योग्यता विकसित करने में मदद करता है। लीडरशिप योग्यताएं वैकल्पिक नहीं होती। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे, हर क्वाड्रेंट में लीडर होते हैं, परंतु हर क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए लीडर होना जरूरी नहीं होता, सिवाय बी क्वाड्रेंट के। बी क्वाड्रेंट में लीडरशिप योग्यताएं वैकल्पिक नहीं होती। वे आगे कहते थे, बिजनेस में हमेशा पैसा सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट या सेवा प्रदान करने वाले के पास नहीं आता। बिजनेस में पैसा सर्वश्रेष्ठ लीडर्स और सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट टीम के पास आता है। अगर आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट की तरफ देखें तो आप पाएंगे कि हर क्वाड्रेंट में लीडर होते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी ई क्वाड्रेंट के क्रमस्थ लीडर थे, जबकि मेरे अमीर डैडी बी और आई क्वाड्रेंट के लीडर थे। बहुत कम उम्र में ही मेरे दोनों डैडियों ने मुझे यह बता दिया था कि लीडरशिप की योग्यताओं को विकसित करना मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों ही डैडियों ने मुझे यह सलाह दी कि मैं बॉय स्काउट में शामिल हो जाऊं, खेलकूद में भाग लूं और मिलिट्री में जाऊं। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो कि मेरी व्यावसायिक और आर्थिक सफलता में मुझे किस तरह के प्रशिक्षण से लाभ हुआ, तो मैं पाता हूं कि मुझे अपने स्कूल के विषयों के अध्ययन से उतना लाभ नहीं हुआ जितना उस प्रशिक्षण से हुआ जो मुझे स्काउटिंग, खेलकूद और मिलिट्री से मिला था। 1974 में जब मैं मेरिन कॉपर्स एयर स्टेशन से आखिरी बार निकला और मिलिट्री की दुनिया को छोड़कर बिजनेस की दुनिया में आया तो मैंने खुद से कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरी लीडरशिप की योग्यता पर्याप्त अच्छी होंगी। आप में से जिन लोगों को मालूम है कि मेरे साथ मिलिट्री छोड़ने के बाद क्या हुआ, वे पहले से ही जानते हैं कि जो लीडरशिप ट्रेनिंग मुझे स्काउट, स्पोर्ट्स और मिलिट्री में मिली थी वह उन चुनौतियों के लिए पर्याप्त नहीं थी जो बी क्वाड्रेंट के बिजनेस जगत में मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना था। मेरी मिलिट्री लीडरशिप योग्यता इसलिए पर्याप्त नहीं थी क्योंकि सेना और बिजनेस की दुनिया के नियम, पृष्ठभूमि और माहौल अलग अलग थे। युद्ध की तैयारी करते समय हम जानते थे कि अगर हम खराब लीडर होंगे तो लोगों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। बिजनेस की दुनिया में अगर आप खराब लीडर हैं तो आप पर कोई केस कर देगा या कर्मचारी अपनी यूनियन में आपकी शिकायत कर देंगे। सेना में हमें मौत के डर, हमारी टीम के जीवन मूल्यों और हमारे मिशन के महत्व से प्रेरणा मिलती थी। सिविलियन दुनिया में मैंने अक्सर यह पाया कि यहाँ पर लोग विपरीत जीवन मूल्यों से प्रेरित होते हैं। बिजनेस की दुनिया में स्वतंत्रता नहीं बल्कि सुरक्षा से लोगों को प्रेरणा मिलती है। मिशन नहीं बल्कि पैसे से मिलती है। टीम नहीं व्यक्ति से मिलती है। लीडरशिप नहीं मैनेजमेंट से मिलती है। इन जीवन मूल्यों में अंतर होने के कारण मुझे बिजनेस की दुनिया में मुश्किल समय का सामना करना पड़ा और मैं आज भी इन विभिन्नताओं से जूझ रहा हूँ। अरे हाँ, मैं जानता हूँ कि जब कोई कर्मचारी कंपनी की रैली में जाता है तो उस कंपनी के मैनेजर कर्मचारियों के सामने कंपनी के मिशन, टीम भावना के महत्व और इसी तरह के उच्च आदर्शों की बातें करते हैं। परंतु आज की अधिकांश कंपनियों में मैंने पाया कि धन, लाभ और सुरक्षा की असली गोंद है।
जब मैंने विभिन्न नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को देखना शुरू किया तो मुझे कई लीडर्स में, हालांकि सब में नहीं, वही मूलभूत जीवन मूल्य मिले जो मुझे मिलिट्री लीडर्स में मिले थे। वे मिशन, टीम और स्वतंत्रता को महत्व देते थे। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जिन लीडर से मिला उनमें से अधिकांश, चाहे वे युवा हो या अधिक उम्र के हो, सचमुच प्रेरणादायी थे। वे अधिकांश मैनेजरों की तरह नहीं थे जो मुझे कॉर्पोरेट दुनिया में मिले, ऐसे मैनेजर जो खुद को लीडर समझते थे। मैनेजर लीडर नहीं होते। मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सबसे बड़े फायदों में से एक यह है कि यहाँ पर आपको लीडरशिप की ट्रेनिंग मिलती है। एक ऐसी ट्रेनिंग जो आपको अपनी सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस योग्यताओं में से एक को विकसित करने के लिए शिक्षा, समय और अवसर प्रदान करती है। लीडरशिप योग्यताएं बी क्वाड्रेंट में सफलता के लिए अनिवार्य है। यह लीडरशिप योग्यताएं उन मैनेजमेंट योग्यताओं से बहुत अलग होती है जिसकी आवश्यकता ई और एस क्वाड्रेंटों में होती है। आप मुझे गलत मत समझिए, मैनेजमेंट योग्यताएं बहुत महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं, परंतु आपको मैनेजमेंट योग्यताओं और लीडरशिप योग्यताओं में अंतर मालूम होना चाहिए। और अगर आपने उन्हें विकसित कर लिया है तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि उनका प्रयोग कब करना है। जैसा मेरे अमीर डैडी कहा करते थे, यह जरूरी नहीं कि मैनेजर्स लीडर्स हो और लीडर्स मैनेजर्स हो। जब भी मैं ई क्वाड्रेंट या एस क्वाड्रेंट के किसी व्यक्ति से मिलता हूँ जिसे बी क्वाड्रेंट में आने के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं अक्सर ऐसे व्यक्ति को पाता हूँ जिसमें बहुत अच्छी तकनीक योग्यता या मैनेजमेंट योग्यताएं होती हैं, परंतु उनमें बहुत कम लीडरशिप योग्यता होती है। उदाहरण के तौर पर मेरे एक मित्र का मित्र मेरे पास आया क्योंकि वह अपना खुद का रेस्तरां शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहता था। वह एक बढ़िया और अच्छी तरह प्रशिक्षित शेफ था और उसके पास कई सालों का बेहतरीन कुकिंग अनुभव था। अपने रेस्तरां के बारे में उसकी नई योजना भी अद्भुत थी। उसका बिजनेस प्लान अच्छी तरह लिखा हुआ था। उसकी आर्थिक संभावनाएं काफ़ी अच्छी थी। उसने एक अच्छी जगह पहले से ही चुन ली थी और उसने उन ग्राहकों की सूची भी बना ली थी जो उसके नए रेस्तरां में उसके पीछे पीछे आएंगे, बशर्ते उसे कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो उसकी इस योजना में $5 लाख का निवेश कर सके। 5 साल पहले उसने अपना बिजनेस प्लान लिखा था और वह बहुत बढ़िया प्लान था, परंतु उसने इस बिजनेस प्लान में निवेश करने का आग्रह जिससे भी किया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उसने इस निवेश करने से इनकार कर दिया। वह अब भी उसी रेस्तरां में कर्मचारी की हैसियत से काम कर रहा है। वह आज भी बहुत बढ़िया शेफ है और वह अब भी शुरुआती पूंजी के रूप में $5 लाख की तलाश कर रहा है। मुझे यह तो नहीं पता कि बाकी निवेशकों ने अपनी योजना में निवेश क्यों नहीं किया, परंतु मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने निवेश क्यों नहीं किया। मेरे निवेश न करने के कारण ये हैं। कारण 1, हालांकि उसके पास अनुभव, आकर्षण और कुशलता है, परंतु उसमें विश्वास प्रेरित करने वाले नेतृत्व क्षमता का अभाव है। हालांकि वह रेस्तरां शुरू कर सकता है और इसे सफलता से चला सकता है, परंतु मुझे संदेह है कि वह इसे बड़ी रेस्तरां चेन में बदल पाएगा। उसकी आत्मविश्वास की कमी बता रही है कि मैं सफल तो हो जाऊंगा, परंतु मैं हमेशा छोटा ही रहूंगा। दूसरे शब्दों में, उसके पास बढ़िया मैनेजमेंट योग्यताएं हैं, परंतु मुझे उसकी लीडरशिप योग्यताओं पर संदेह है जो उसके प्लान को सफल बनाने के लिए आवश्यक है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि वह 10 रेस्तराओं को मैनेज कर सकता है, परंतु मुझे इस बात में संदेह है कि उसमें वह लीडरशिप योग्यता है जिसके द्वारा वह एक ऐसा बिजनेस बना पाएगा जो एक रेस्तरां से 10 रेस्तरां बना ले। उसे दरअसल लीडरशिप योग्यता और बिजनेस योग्यता वाले किसी बिजनेस पार्टनर की जरूरत है, परंतु ई क्वाड्रेंट से एस क्वाड्रेंट में आने वाले आम आदमी की तरह वह भी पार्टनरशिप को पसंद नहीं करता। वह अपने सपनों के बिजनेस को अपने दम पर बनाना चाहता है। कारण 2, जब आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट की तरफ देखते हैं तो आप पाते हैं कि एस और बी क्वाड्रेंट के बीच सिर्फ आकार का अंतर होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी को यह कहते हुए सुने, मैं छठी सड़क और वाइन स्ट्रीट के नुक्कड़ पर अपना हैम बर्गर स्टैंड खोलना चाहता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि इस आदमी के लंबे समय तक एस क्वाड्रेंट में फंसे रहने की संभावना है। परंतु अगर आप किसी को यह कहते हुए सुने कि मैं दुनिया के हर बड़े शहर में हर बड़ी सड़क के नुक्कड़ पर हैमबर्गर स्टैंड खोलना चाहता हूं और मैं इस बिजनेस को मैकडोनल्ड का नाम देना चाहता हूं, तो आप तत्काल समझ जाएंगे कि हालांकि इस आदमी की योजना भी हैमबर्गर स्टैंड खोलने की है, परंतु यह व्यक्ति उसे बी क्वाड्रेंट के माध्यम से करना चाहता है। दूसरे शब्दों में, यह रहता तो हैमबर्गर बिजनेस ही है, बस उसके क्वाड्रेंट बदल जाते हैं। मेरे अमीर डैडी ने इस पर यह कहा होता, सड़क के नुकड़ों की संख्या का अंतर ही लीडरशिप का अंतर है। मैंने इसलिए निवेश नहीं किया क्योंकि मुझे संदेह था कि मुझे अपना निवेश कभी वापस मिल पाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि बिजनेस असफल हो जाता, बल्कि इसलिए क्योंकि बिजनेस सफल होने के बाद भी वह एक छोटे पैमाने का रेस्तरां मालिक ही बना रहता।
और अगर वह मेरे पैसे वापस लौटा भी देता तो उसे इसमें बहुत लंबा समय लग जाता। अगर आप अधिकांश प्रोफेशनल निवेशकों से पूछे तो वे यह नहीं जानना चाहेंगे कि रेस्तरां कितना अच्छा है, बल्कि ये जानना चाहते हैं कि रेस्तरां चेन कितनी बड़ी होगी। कारण 3, वह तीसरा कारण जिसकी वजह से मैंने निवेश नहीं किया यह था कि अगर उसे छोटे पैमाने का बिजनेस ही करते रहना है तो मैं निवेश क्यों करूं। अगर वह कोई बड़ा काम शुरू करता है और मेरे $5 लाख के करोड़ों डॉलर में बदलने की संभावना होती तो मुझे निवेश करने में रोमांच होता, परंतु चूंकि उसमें बड़े पैमाने पर रेस्तरां बिजनेस करने की लीडरशिप योग्यता नहीं थी, इसलिए मुझे संदेह था कि वह मेरे $5 लाख को करोड़ों डॉलर में बदल सकता था। एस क्वाड्रेंट के बिजनेस को बी क्वाड्रेंट के बिजनेस में बदलने के लिए लीडरशिप योग्यता अनिवार्य है, और अगर आप में यह नहीं है तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसा मेरे अमीर डैडी कहा करते थे, बिजनेस में पैसा हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट या सेवाएं देने वाले व्यक्ति के पास नहीं आता, बिजनेस में पैसा सर्वश्रेष्ठ लीडर और सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट टीमों के पास आता है। कारण 4, उसकी योजना में निवेश न करने का मेरा चौथा कारण यह था कि वह अपनी टीम का सबसे स्मार्ट व्यक्ति होना चाहता था। उसके साथ ईगो की समस्या थी। जैसा मेरे अमीर डैडी कहा करते थे, अगर आप टीम के लीडर हैं और आप टीम के सबसे स्मार्ट व्यक्ति भी हैं तो आपकी टीम संकट में है। मेरे अमीर डैडी का यह मतलब था कि कई एस क्वाड्रेंट के बिजनेसों में बिजनेस का मुखिया अक्सर सबसे स्मार्ट व्यक्ति होता है। उदाहरण के तौर पर जब आप बीमार होते हैं तो आप बीमार और दांतों के इलाज के लिए डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट के पास नहीं जाते। बी क्वाड्रेंट बिजनेस में लीडरशिप की योग्यता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बी क्वाड्रेंट के व्यक्ति को ऐसे लोगों के साथ काम करना होता है जो उससे ज़्यादा स्मार्ट, अनुभवी और काबिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे अमीर डैडी के पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, परंतु अपने बिजनेस में उनका काम बैंकरों, वकीलों, अकाउंटेंट, निवेशक, सलाहकारों इत्यादि से पड़ता था। उनमें से ज़्यादातर के पास मास्टर डिग्री थी और कुछ के पास तो डॉक्टरेट भी थे। दूसरे शब्दों में, अपना काम करने के लिए उन्हें ऐसे लोगों का नेतृत्व करना होता था और उन्हें दिशा देनी होती थी जो उनसे ज़्यादा शिक्षित थे और कई अलग अलग व्यावसायिक क्षेत्रों में ज़्यादा शिक्षित थे। अपने बिजनेस के लिए पैसा जुटाने के सिलसिले में उन्हें अक्सर ऐसे लोगों से भी काम पड़ता था जो उनसे ज़्यादा अमीर थे। ए स्टूडेंट्स सी स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। कई मामलों में एस क्वाड्रेंट के व्यक्ति का संबंध अपने ग्राहकों या समकक्षों जैसे दूसरे डॉक्टरों या वकीलों से होता है या फिर अपने अधीनस्थों से। बी क्वाड्रेंट की छलांग लगाने के लिए तकनीकी योग्यताओं के बजाय लीडरशिप योग्यता में छलांग लगाना अक्सर जरूरी होता है। दूसरे शब्दों में, अगर आपके पास बढ़िया लीडरशिप योग्यताएं हैं तो आप स्मार्ट तकनीकी लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं जिनकी मदद से आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, जैसे वकील, अकाउंटेंट, CEO, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इंजीनियर्स और मैनेजर्स। जैसा मैंने अपनी पहले की पुस्तकों में कहा है, ए स्टूडेंट्स सी स्टूडेंट के लिए काम करते हैं और बी स्टूडेंट्स सरकार के लिए काम करते हैं। अगर आप सी स्टूडेंट्स हैं तो सी का अर्थ कम्युनिकेशन या संप्रेषक है, और अगर आपके पास एक बढ़िया लीडरशिप योग्यताएं हैं तो आप ए स्टूडेंट्स को नौकरी पर रख सकते हैं जिनमें बहुत अच्छी तकनीकी योग्यताएं होती हैं। लीडरशिप वैकल्पिक नहीं होती। एक दिन मेरे दोस्त का वही दोस्त मुझसे यह पूछने आया कि मैंने उसकी योजना में निवेश क्यों नहीं किया। मैंने उसे कमोबेश ऊपर बताए गए चारों कारण बता दिए। वह काफ़ी आहत और रक्षात्मक अंदाज में बोला, परंतु मेरे पास दुनिया का सबसे अच्छा प्रशिक्षण है। दुनिया भर के शेफ उस पाक विद्यालय में प्रशिक्षण हासिल करने के सपने देखते हैं जहां मैंने प्रशिक्षण पाया है। मेरे पास वर्षों का अनुभव है, न सिर्फ किचन के बल्कि रेस्तरां के मैनेजमेंट में भी। आप यह कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास लीडरशिप की योग्यता नहीं है? बिजनेस के विकास में लीडरशिप की योग्यता अनिवार्य है। धैर्य से समझाते हुए मैंने उसे यह बताया कि पैसा, विश्वास और लीडरशिप साथ साथ चलते हैं। जब मैंने उसे समझाया तो वह मेरी बातों का कुछ मतलब समझने लगा, परंतु मुझे लगा जैसे वह मेरी बातों का बहुत सा मतलब नहीं समझ पाया था। अंत में उसने कहा, परंतु जब मेरे पास इतनी अच्छी शिक्षा और वर्षों का अनुभव है तो मुझे लीडरशिप की योग्यता की जरूरत ही क्यों है? जब मैंने उसे सलाह दी कि वह किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ जाए जो उसे बिजनेस एजुकेशन के साथ साथ लीडरशिप की योग्यता भी सिखाएगी, तो वह नाराज हो गया और उसने कहा, मैं रेस्तरां बिजनेस में हूँ, मुझे और ज़्यादा बिजनेस एजुकेशन या लीडरशिप योग्यता विकसित करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यह महसूस हुआ कि उसके लिए ज़िंदगी भर काम आने वाले बिजनेस एजुकेशन और लीडरशिप की योग्यता विकसित करना वैकल्पिक थे। मेरे अमीर डैडी के लिए यह अनिवार्य था कि बिजनेस से लीडरशिप योग्यताएं जिंदगी भर विकसित होती रहे। उनके अनुसार बी क्वाड्रेंट में लीडरशिप योग्यताएं वैकल्पिक नहीं थी।
दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण। जैसा मैंने इस पुस्तक की शुरुआत में कहा है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा उनके द्वारा दी जाने वाली जिंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन है। मैंने यह भी पाया कि उनके पास दुनिया में सबसे अच्छे बिजनेस और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। मेरे विचार से उन लोगों के लिए इन कार्यक्रमों का लाभ अनमोल है जो ई और एस क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं। अपने शोध के बाद और इस उद्योग के प्रति अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के बाद मैं कई सफल बिजनेसमैनों से मिल चुका हूं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपनी बिजनेस एजुकेशन हासिल की है। हाल ही में मैं एक ऐसे आदमी से मिला जिसने अपने कंप्यूटर बिजनेस से करोड़ों डॉलर कमाए। उसने मुझे बताया, मैं सालों तक एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था। एक दिन मेरा एक दोस्त मुझे एक मीटिंग में ले गया और मैं उसके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में शामिल हो गया। 6 साल तक मैं उसकी मीटिंग्स में जाता रहा, रैलियों में भाग लेता रहा, पुस्तकें पढ़ता रहा और टेप सुनता रहा। आज मेरे पास अपनी लाइब्रेरी में उनके सैकड़ों टेप और पुस्तकें हैं। न सिर्फ मैं अंततः नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल हुआ, बल्कि मुझे उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा से भी सफलता मिली। जब मुझे अपनी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से पर्याप्त अतिरिक्त आमदनी होने लगी तो मैंने अपनी प्रोग्रामिंग वाली नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का कंप्यूटर बिजनेस चालू कर दिया। 3 साल पहले मैंने अपने कंप्यूटर बिजनेस को सार्वजनिक कर दिया और इससे मुझे टैक्स लाभ के बाद $48 मिलियन की कमाई हुई। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रशिक्षण के बिना मैं यह नहीं कर पाता। यह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बिजनेस और लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग है। लीडर्स आपकी आत्मा से बात करते हैं। अपने शोध के दौरान मैंने कई बैठकों और रैलियों में भाग लिया। इन जगह पर मैंने कई सर्वश्रेष्ठ बिजनेस लीडर्स को बोलते हुए सुना ताकि वे दूसरों को भी अपनी व्यक्तिगत महानता खोजने के लिए प्रेरित कर सके। जब मैंने इन लोगों को यह कहते सुना कि किस तरह उन्होंने जीरो से अपना सफर शुरू किया और आज वे अपनी आशा से अधिक अमीर हैं, तो मैंने यह महसूस किया कि वह बिजनेस वही सिखा रहा है जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था, लीडर बनना। हालांकि वे लोग पैसे के बारे में ज़्यादा बात करते लग रहे थे, परंतु दरअसल वे लोगों को अपने खोल से बाहर आने के लिए, अपने डरों को जीतने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उन सपनों को जो जिंदगी को जीने काबिल बनाते हैं। ऐसा करने के लिए वक्ता को लीडरशिप योग्यताओं की जरूरत होती है। लीडरशिप की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि कई लोग उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, सपने, परिवार के साथ अधिक समय और स्वतंत्रता, परंतु बहुत कम लोग ही इतना अधिक प्रेरित कर पाते हैं कि श्रोता बोलने के वाले के कहे इन शब्दों पर विश्वास कर ले और उनका अनुसरण करे। अपनी आत्मा को मारना। इस पुस्तक में पहले मैंने इस डायग्राम का प्रयोग जिंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन के अध्याय में किया था। उस अध्याय में उस शिक्षा की शक्ति के बारे में बताया गया है जो आपके विचारों से अधिक आगे तक जाकर आपके जीवन को प्रभावित करेगी। जिंदगी बदलने वाली शिक्षा आपको मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से प्रभावित करती है। नीचे उस व्यक्ति का डायग्राम है जो भावनाओं का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से प्रेरित करना चाहता है। भावना से भावना का संप्रेषण। स्कूल ने मुझे मेहनत से पढ़ने और अच्छे नंबर लाने के लिए भावनात्मक रूप से डराने के लिए कई मानसिक युक्तियों का प्रयोग किया था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने पाया कि कई लोग आपको तरह तरह की भावनात्मक युक्तियों के द्वारा प्रेरित करते हैं ताकि वे आपसे वह करवा सके जो वे चाहते हैं। नीचे उस व्यक्ति के उदाहरण दिए गए हैं जो अपने संप्रेषण में किसी तरह की भावनात्मक युक्ति का प्रयोग करता है। अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे तो तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर तुम समय पर नहीं आओगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर आप मुझे चुनते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपके सोशल सिक्योरिटी के लाभ समाप्त नहीं होंगे। सुरक्षित तरीके से खेलो, अनावश्यक जोखिम मत लो। मेरे बिजनेस में शामिल हो जाओ, इसमें बहुत कमाई है। मैं आपको बता दूं कि फटाफट अमीर कैसे बना जा सकता है। जैसा मैं बताता हूं वैसा ही करो। आप तो जानते ही हैं अभी कंपनी के बुरे दिन चल रहे हैं। अगर आप यह नहीं चाहते कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाए तो बेहतर यही होगा कि आप तनख्वाह बढ़ाने की बात न करें। आप यह नौकरी छोड़ने का साहस नहीं कर सकते, आपको इसकी तनख्वाह और कौन देगा। आपके रिटायरमेंट में सिर्फ 8 साल बचे हैं, इसलिए आप बिना हल्ला मचाए चुपचाप काम करते रहें। मेरे विचार से आज अधिकांश संप्रेषण डर या लालच का प्रयोग करता है ताकि लोगों को किसी काम के लिए प्रेरित किया जा सके। जब डर और लालच की भावनाएं मूलभूत प्रेरकों का काम करती है तो इससे आपकी आत्माएं मर जाती हैं। सच्चे लीडर्स आत्मा को प्रेरित करते हैं।
जब मैं वियतनाम में था तो वहाँ पर बहुत अधिक भावनात्मक संप्रेषण होता था। बहरहाल हमारे कुछ लीडर्स इसलिए महान बन पाए क्योंकि वे हमारी आत्माओं से संवाद कर सकते थे। वे हमारी मौत के डर से आगे बोल सकते थे और सीधे हमारी आत्माओं से बोल सकते थे। हमारा वह हिस्सा जो शक्तिशाली और अजय था। नीचे महान लीडर्स द्वारा बोले गए कुछ शब्द दिए गए हैं, ऐसे शब्द जो हमारी शंकाओं और डरों के पार जाते हैं और हमारी आत्माओं से बात करते हैं, जैसा इस डायग्राम में नीचे बताया गया है। आपको इसमें से कुछ शब्द याद होंगे जिन्होंने हमारी आत्माओं को छुआ था और तो कई इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। नंबर 1, वह समय अब करीब है जब यह तय होगा कि अमेरिकी अब आज़ाद होंगे या गुलाम बने रहेंगे। जॉर्ज वॉशिंगटन। नंबर 2, मुझे आज़ादी दो या फिर मुझे मौत दे दो। पैट्रिक हेनरी। नंबर 3, एलेमो को याद करो, टेक्सास की रणभेरी। नंबर 4 विशंक और 70 साल पहले, और यह भी जब अपने दुश्मनों को दोस्त बनाता हूँ तो क्या मैं उन्हें नष्ट नहीं कर रहा। अब्राहम लिंकन। नंबर 5, आप बिना खुद नीचे झुके किसी आदमी को नीचे नहीं झुकाए रह सकते। बुकर टी वॉशिंगटन। नंबर 6, यह मत पूछो कि आपके देश ने आपके लिए क्या किया है। जॉन कैनेडी। नंबर 7, मेरा एक सपना है। मार्टिन लूथर किंग। नंबर 8, जीतना एक आदत है, दुर्भाग्य से हारना भी एक आदत है। विंस लोम्बार्डी। नंबर 9, स्वतंत्रता में हमारी निष्ठा ही हमें स्वतंत्र रख सकती है। ड्वाइट आइजनहावर। नंबर 10, कायर कभी नैतिक नहीं हो सकते। गांधी। नंबर 11, विनम्र न बने, आप अभी इतने महान नहीं हुए हैं। गोल्डा मायर। नंबर 12, शक्तिशाली होना एक संभ्रांत महिला होने की तरह है। अगर आपको लोगों को यह बताना पड़े कि आप यह हैं तो आप यह नहीं होते। मार्गरेट थैचर। नंबर 13, आप जो नहीं कर सकते उसे उस बात में बाधा न पहुंचाने दे जो आप कर सकते हैं। जॉन वुडन। नंबर 14, मेरा सबसे अच्छा दोस्त वह है जो मेरे सर्वश्रेष्ठ पहलू को सामने लाता है। हेनरी फोर्ड। नंबर 15, सफल आदमी बनने की कोशिश मत करो बल्कि उपयोगी आदमी बनने की कोशिश करो। अल्बर्ट आइंस्टीन। संक्षेप में, 3 भिन्न प्रकार के लीडर्स। नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप प्रोग्राम के साथ एक बढ़िया बात यह है कि यह एक अलग तरह के लीडर्स को बाहर निकालता है। मिलिट्री ने उस तरह के लीडर्स को विकसित किया है जो लोगों को अपने देश की रक्षा के लिए प्रेरित कर सकता है। बिजनेस की दुनिया उस तरह के लीडर्स को विकसित करती है जो प्रतियोगिता को परास्त करने के लिए टीम बना सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग जगत में इस तरह के लीडर को विकसित किया जाता है जो दूसरों को अच्छे शिक्षक बनने के लिए प्रभावित करता है, जो दूसरों को यह सिखाता है कि वे दूसरों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करके अपने सपनों को कैसे सच करें। दुश्मन को हराने के बजाय या प्रतियोगिताओं को परास्त करने के बजाय अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स दूसरों को प्रेरित करते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि इस दुनिया में जो प्रचुर दौलत है उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे हासिल किया जा सकता है। संक्षेप में, 3 तरह की लीडरशिप मानवीय आत्मा को संबोधित करती है, परंतु अलग अलग लीडरशिप शैलियाँ अलग अलग तरह के लीडर्स को बाहर निकालती हैं। अगर आप सिखाकर नेतृत्व करना पसंद करते हैं, दूसरों को प्रभावित करके और उन्हें प्रेरित करके नेतृत्व करना पसंद करते हैं जिसमें प्रतियोगिताओं को परास्त किए बिना आर्थिक समृद्धि हासिल की जा, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए सही बिजनेस हो सकता है। अगला फायदा धन और संपत्ति के बीच के अंतर के बारे में है। दुर्भाग्य से अधिकांश व्यक्तियों को धन के लिए काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि इसके बजाय उन्हें संपत्ति बनाने के लिए काम करना चाहिए। कई लोगों के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल नहीं हो पाने का एक कारण यह भी है कि वे इस बिजनेस में धन की तलाश में आते हैं, जबकि उन्हें संपत्ति बनाने के अवसर की तलाश करनी चाहिए। जैसा मेरे अमीर डैडी कहते थे, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, गरीब और मिडिल क्लास लोग ऐसा करते हैं। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।